हेलो सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम सुप्रीता है। मैं बिहार से हूँ। पहले तो मैं वैशाली को थैंक्स बोलूँगी क्योंकि मैं जैसी थी इमोशनली डिपेंडेंट, रोंदू एंड जेलसी, डर जो भी था मेरे अंदर, और मैं अब ऐसी हूँ कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी किसी चीज़ की मुझे प्रॉब्लम होती है तो मैं बस ये सोचती हूँ कि ठीक है, हम मेरे चिंता करने से क्या ही होगा। जो है भगवान के हाथ में है, हम बस प्रे कर सकते हैं कि कुछ गलत ना हो। तो थैंक्स वैशाली, आपकी वजह से ये जर्नी बहुत ईजी हो गई। थैंक यू कि आपने सच्चे दिल से मुझे गाइडेंस दी, हमेशा मेरी बकबक सुनी। मैं मुझे खुद भी बुरा लगता था कि यार मैं कितनी मैसेज करूँ इसको, कितना मैसेज कर रही हूँ, कोई मुझे इतना मैसेज करेगा तो मैं तो ब्लॉक कर दूँगी। लेकिन वैशाली फिर भी मेरा कन्फ्यूजन हर बार दूर करती थी, इसलिए थैंक्स। मैं अपनी जर्नी आगे अपने चाइल्डहुड से शुरू करूँगी। सब मैक्सिमम डीएफ के तो चाइल्डहुड ख़राब रहते हैं, पेन मिलता है। मेरी भी फैमिली ऐसी ही थी। मेरे फादर मेरे लिए कार्मिक सिचुएशन टाइप के थे कि घर में मारपीट, लड़ाई झगड़े जितने भी हुए, जितने भी टॉर्चर, सिर्फ पापा से ही मिले मुझे और किसी से नहीं। और मेरा बर्थ एक ऐसा था कि मैं अनवांटेड चाइल्ड थी। जब मैं मम्मी के पेट में हुई थी तो उस टाइम मेरी फैमिली की कंडीशन बहुत ख़राब थी। तो सबने डिसाइड किया कि इस बच्चे को नहीं रखते हैं, इसे अबॉर्ट कर देते हैं। तो फिर मुझे मारने के लिए मेडिसिन का यूज किया गया। जब मैं उससे अबॉर्ट नहीं हुई तो एबॉर्शन रूम में, मतलब हॉस्पिटल में ले जाके अबॉर्ट करवाने की कोशिश की गई थी। लेकिन मेरी दादी ने कहा था कि यार, ये लड़का हो या फिर लड़की हो, ये अपने भाग्य से पलेगी जो भी हो। तो मेरी दादी ने नहीं करवाने दिया एबॉर्शन। और जब मैं पैदा हुई थी तो उसके बाद घर में फाइनेंशियल इशू ख़त्म हो गए थे। घर मेरे मेरा जो घर है वो रजिस्ट्री हो गया था एंड सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया था। सब ने कहा कि बेटी के रूप में लक्ष्मी जन्मी है, तो सब मुझे बहुत मानने लगे। मेरी सारी ज़रूरत पूरा होने लगी। अच्छा था कुछ टाइम। पर जब मैं 4-5 साल की हुई तो स्थिति बहुत बुरी होने लगी। पापा के और मम्मी के बीच में लड़ाई होने लगी। मैं देखती थी पापा मम्मी को मारते थे, मम्मी रोती थी, लड़ाई होता था। वो सब चाइल्डहुड ट्रॉमा मेरे इश्यूज थे बचपन के। और जब मैं टीनेज में आई तो मैं कुछ ज़्यादा ही स्पिरिचुअल हो गई थी। स्पिरिचुअल तो मैं बचपन से ही थी, काफ़ी थी। श्री नारायण की मैं भक्त थी। और जो भी डाउनलोड्स होते थे ना, तो मुझे बचपन में मुझे आते थे। मतलब मैं जो वो 5D होता है ना, जो एक ट्विन सोल को मेडिटेशन करने के बाद 5D में आते हैं, उन्हें गाइडेंस मिलती है, डाउनलोड्स आते हैं। मुझे बचपन में ही ये सब होते होते थे। मतलब अगर डिवाइन को मेरे घर में कुछ करवाना होता था, कोई पूजा करवानी होती थी या फिर कोई कुछ भी करवाना होता था, तो मुझे ड्रीम्स आते थे। मतलब जो 5D का चैनलिंग होता है, ड्रीम होती है, वो सब मुझे आते थे बचपन से ही। पर टीन एज में 2012 में ग्रेजुएशन में थी।
उस टाइम बहुत बहुत अजीब-अजीब चीज़ें होने होनी शुरू हो गई मेरे साथ कि जब कोई मन्नत भूल जाता था, तो कंटिन्यूअस मुझे ड्रीम आना शुरू होते थे। एंड 2012 में मुझे एस्ट्रल ट्रैवल भी हुआ, जो माँ शक्ति के साथ था। हुआ ये था कि उस टाइम टीन एज में ये होता था कि मेरी मम्मी मुझसे प्यार नहीं करती, मेरे भाई बहनों को ज़्यादा प्यार करती है। एंड यही सब जो एक बच्चे के दिमाग में चलता रहता है कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता। तो एक दिन मैं सोने से पहले माँ सरस्वती की फ़ोटो को मैं उनके आईजी में देख के रो रही थी कि मेरी मम्मी तो मुझसे प्यार नहीं करती, कोई बात नहीं, वो तो यहाँ की है, धरती की है, लेकिन आप तो हो, तो आप मुझे क्यों नहीं प्यार करते हो। तो मैं उस लेवल का उस वो होता है ना, एक अंदर से रोना, मैं वो माँ सरस्वती की फ़ोटो देख के रोते रोते सो गई। और मिडनाइट में मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कोई मेरा सर सहला रहा है अपनी गोद में बिठा के। मुझे उस टाइम बहुत डर लगा था कि ये क्या है। अब मैं रेजोनेट कर पा रही हूँ कि यार ऐसा तो एस्ट्रल ट्रैवल में होता है कि बिल्कुल रियल जैसा लगता है। और उस टाइम मेरा 5D इतना स्ट्रॉन्ग था, मतलब कह सकते हैं कि मैं 5D में ही थी। इतना स्ट्रॉन्ग था कि श्री हरि नारायण से मेरे से डायरेक्ट डायरेक्ट कम्युनिकेशन था। जो भी मैं परेशान होती थी, तो मेरी सोल श्री हरि नारायण के पास जाके बोली कि प्रभु, तो उधर से प्रभु ने जवाब दिया कि यार तुम चिंता मत करो। और जब मैं जगी तो मैं बोली किस बात की चिंता, मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं। आप मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि शिवजी की बेटी माँ विषहरा है, और इधर बिहार में बहुत मान्यता है माँ विषहरा की। तो मुझे एक दिन उनकी भी ड्रीम आई थी कि मैं उनसे रोते रोते पूछ रही थी क्या वो मेरा नहीं है। तो उन्होंने मुझे रो रो मैं रो रही थी और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। ये सब ड्रीम मेरे लिए बहुत अजीब थे, क्योंकि ये सब नॉर्मल नहीं थे उस टाइम मेरे लिए। मैंने मम्मी को बताया ना, तो वो बोली कि ये सब तुम बहुत भगवान भगवान करती हो, इसलिए भगवान तुमको दर्शन देते हैं। लेकिन मैं तो कुछ नहीं करती थी, मैं सिर्फ मुझे जब कोई प्रॉब्लम होता था मैं बस क्या करती थी, मुझे ये आदत है जब मुझे प्रॉब्लम होती है तो एकदम सांस रोक के फ्रीज हो जाती हूँ कि मैं एकदम सांस रोक के फ्रीज हो जाती हूँ कि बस ये वक्त जाने दो, बीतने दो वक्त को, और जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। क्योंकि मैंने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी हुई है, तो उसमें कृष्ण जी हमेशा बोलते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये सब कुछ बातें थी मेरी उस टाइम पीरियड की, जो बहुत अजीब थी, शायद किसी के लिए भी अजीब ही होगा। और एक किस्सा मैं सुनाती हूँ अपने उस टाइम की। मैं बस ये रेजोनेट कर रही हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आने से पहले ही हम लोग को कितने साइन मिलते हैं कि हम कुछ अलग हैं किसी सबसे। तो 2012 में ही एक रामायण का सीरियल आता था कि उसमें सीता जी माँ गौरी से बोलती है कि मैं 14 वर्षों तक तपस्या करूँगी, मुझे श्री राम ही चाहिए। तो मेरी सोल सोल ने इनर साउंड किया कि मैं भी तपस्या करूँगी, और किसके लिए करूँगी आई डोंट नो, क्योंकि उस टाइम मेरा ना कोई बॉयफ्रेंड था, ना भी कोई दोस्त। एंड मुझे कोई बॉलीवुड के आज तक हीरो हीरोइन एंड एक्टर फेमस कुछ सेलिब्रिटी कोई पसंद नहीं था, अभी भी नहीं पसंद मुझे कुछ।
बस ये कुछ बातें उस टाइम थी जो मुझे उस टाइम समझ में नहीं आई। अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है कि ये सब क्यों हुआ और क्या क्या था। डीएम से मैं पहली बार दीदी के थ्रू मिली, अपनी बड़ी बहन की, क्योंकि वो उनकी एफबी फ्रेंड थी फेसबुक की। हुआ ये था कि अ, दीदी और मेरे डीएम और उनके दो दोस्त एक मैसेज ग्रुप में थे, और मैं और दीदी एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते थे, सारी। तो दीदी ने कहा कि देखो, ये एक ग्रुप है, मेरा ये दोस्त है। और जब दीदी ने मेरे डीएम का नाम लिया, तो मैं जब तो मुझे उ- उसके नाम से ही एक अलग अट्रैक्शन हुआ कि यार इससे तो किसी तरह बात करनी है मुझे। मैंने उसका फ़ोटो तक भी नहीं देखा था एंड कुछ भी नहीं, बट एक अट्रैक्शन हो गया था कि बात करनी है इससे। तो मैंने बोला कि मुझे भी ऐड करो, तो उन्होंने नहीं किया उस ग्रुप में ऐड। तो बात तो वहीं ख़त्म हो गई। पर कुछ दिन बाद डीएम ने एक फेसबुक ग्रुप बनाया जिसमें मेंबर्स ऐड करने थे, इंक्रीज करने थे। तो मुझे ऐड किया गया बस एक मेंबर के तौर पे, कि उसमें एक मेंबर बढ़ जाए। तो खैर हम मेरी बात उससे होनी शुरू हो गई थी कमेंट के थ्रू। पर फिर भी हम लोग मैसेज में बात नहीं करते थे। मैं चाहती थी किसी तरह वो मैसेज में बात करे, पर हूँ तो मैं लड़की, मैं तो पहले मैसेज नहीं कर सकती थी। तो इसी तरह होते होते एक दिन उसके दोस्त से लड़ाई हुई, तो वो मुझे सॉरी बोलने के लिए मेरे मैसेज किया। तो मैं खुश हो गई, चलो अब बात होगी। इस तरह हमारी बात होनी शुरू हो गई। मैं अपनी नेगेटिविटी के बारे में बताऊंगी, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है सबके लिए, कि नेगेटिविटी को कैसी होती है और उसे हील कैसे करते हैं। मेरी नेगेटिविटी थी कि मैं जेलस बहुत थी। मुझे गुस्सा बहुत आता था, बहुत ज़्यादा। मतलब कोई मुझे इश भी बोल दे तो मैं उससे लड़ना शुरू कर दूँगी कि ये मेरे से ऐसे कैसे बोलेगा। मतलब कोई मुझे सही बात भी बोले तो मैं ईगो पर ले लेती थी। और ये ईगो वाली इश्यूज डीएम ने बहुत बार ट्रिगर की। और मुझे ये भी इशू थे कि मैं अपने से छोटों को कुछ नहीं समझती थी। वैशाली को भी मैंने एक टाइम पे कुछ नहीं समझा था, बिकॉज वो मेरे से 2 साल छोटी है। लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान जिसको हेल्प करवानी होती है तो हो उसी से होती है। तो मेरे ये इशू वैशाली के ऑरा से ट्रिगर हुआ एंड वैशाली के चैनल पे ही हील हो गया, उसकी साउंड सुन के। तो वो इशू तो मेरा हील हो गया बिना मेडिटेशन के। तो मुझे ट्विन फ्लेम के बारे में पता कब चला, ये बताने से पहले मैं ये बता दूं कि मेरे और डीएम के बीच में झगड़ा और बबल फेज कैसा था, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है शायद सबके लिए। क्योंकि मेरे डीएम ने यूनियन से पहले कभी भी ये नहीं कहा था कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ या कुछ भी है, फीलिंग नेवर। तो 2018 के स्टार्टिंग में हम डीएम से मेरी बात शुरू हो गई थी एंड वो तो मुझे अच्छी दोस्त मानता था, पर मैं ही उसके पीछे पागल थी कि ये कर लो कर लो कर लो, मैं करती हूँ तो तेरे को भी करना पड़ेगा, इस लेवल का। और इस लेवल का पागलपन था कि मैंने अपनी बीमारी के झूठा बहाना तक बना दिया ताकि सिंपैथी मिले और बात हो। पर इस सब से तो कोई काम नहीं बनता।
बबल फेज तब तक चलता रहता जब तक मैं उसे फोर्स नहीं करती थी कि तेरे को भी प्यार करना पड़ेगा। और जहाँ की मैंने किया तो वो मना कर देता था और मैं लड़ाई झगड़ा वगैरह वगैरह जो भी है शुरू एंड ख़त्म सब हो जाता था। तो बीच बीच में ऐसे ही होता था। दोस्तों वो मुझे मानता था एंड वो है भी बहुत अच्छा। वो बहुत अच्छा है क्योंकि उसने मेरी बहुत बहुत रिस्पेक्ट करी, क्योंकि उसने मेरे ऐसे ऐसे राज छिपाए हैं कि किसी को बोल नहीं सकते। मैं उसे फ्रीली होके कुछ भी बोल सकती हूँ, वो मेरे को बोल सकता है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के सीक्रेट कभी किसी को नहीं बताते, चाहे अभी के टाइम के हों या फिर उस टाइम के जब मेरे में इश्यूज नेगेटिविटी थी। और एक नेगेटिविटी मेरी ये भी थी, गलती बोल सकते हैं या फिर पाप। मैं जादू टोना की तरफ भी अट्रैक्ट हुई कि इन ये सब करने से डीएम अट्रैक्ट हो जाएगा। पर जादू टोना वशीकरण ये सब में ना साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो मैं डर गई थी कि यार नहीं करना है ये सब, क्योंकि डीएम अपनी जगह, प्यार अपनी जगह और उसका सेफ्टी अपनी जगह। मैं कभी भी अपने लिए उसे नुकसान नहीं दूंगी। तो मैंने वो सब छोड़ दिया एंड मैंने अपनी सारी गलती अपने डीएम के साथ कन्फेस की हुई है। बोलते ना, वो सच सच में बहुत अच्छा है और इंसान की साइकोलॉजी समझता है कि मैंने अगर ये सब गलती की लेकिन किसी का बिगड़ा नहीं, तो ठीक है, प्यार करती थी इसलिए ये सब किया एंड उसने इस सब पे मुझे कभी उंगली नहीं उठाई। ही इज़ अ परफेक्ट मैन मेरे लिए, क्योंकि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, आप लोग भी ट्विन फ्लेम्स हैं, तो आपकी डीएम आपके परफेक्ट मैन होंगे। लेकिन अगर नॉर्मल गर्ल्स देखेंगी तो ही इज़ अ परफेक्ट मैन, क्योंकि उसने कभी मेरे को गलत नहीं बोला। और एक्शन रिएक्शन तो होता ही, जब मैं गलत बोलूँगी उसको तो वो भी बोलेगा, ऑब्वियस है। लेकिन उस लेवल का गंदा उसने कभी नहीं बोला मेरे साथ, जिस लेवल का बाकी सब बोलते हैं जो नॉर्मल लड़के होते हैं। तो ठीक है, उस मेरा मेरा बबल फेज भी चला, बट एज अ फ्रेंड। और ये सब चलते चलते 2020 आ गया। 2020 में कुछ दिन के लिए ही डीएम ने मुझसे कहा कि मैं तेरा डैश, नाम नहीं लूँगी उसका, कि तेरा डैश अकेला है। तो मैं पिघल गई कि अभी तो शायद ये इसे मेरे प्यार की कदर हुई। चलो, तो 10-12 दिन मेरा वो पीरियड चला, लेकिन वो भी ज़्यादा दिन नहीं चला, क्योंकि उसे मुझे ट्रिगर करना था, अवेकन करना था। तो जब उसने कहा कि मैंने तो ऐसा तेरे को कुछ नहीं कहा, मतलब मेरे अंदर फिर फीलिंग नहीं है, तो मैंने बोला कि हैं, ये तो गलत बात है। जब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला, लेकिन जब उसने ये बोल दिया मैं कि तेरा डैश अकेला है, तू आ जा, तो मुझे बुरा लगा। उस बात पे मुझे गुस्सा आया कि ये सब क्या था। तो उसने मुझे जस्ट झगड़ा हो गया उससे, तो मैं उसके बाद रोई। मैंने सोचा कि मेरी ही गलती है कि मैंने उसे इस चीज़ को प्यार समझ लिया। तो मैंने मिन्नतें की कि चलो सॉरी, कि अब हम फ्रेंड्स ही रहेंगे, कोई बात नहीं, तेरे को नहीं है तो कोई बात नहीं। तो फिर हम लोग दोस्त बन गए। तो फिर से हमारा बबल फेज शुरू हो गया। अच्छा टाइम पीरियड एज अ फ्रेंड, क्योंकि उसने तो मना कर दिया था।
लेकिन मैं उसके लिए बहुत पजेसिव थी, पागल थी। कोई लड़की उसको अच्छे से बात कर ले या वो किसी लड़के से बात कर ले तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। और इसी चक्कर में मैंने उसके बहुत पुराने दोस्त से लड़ाई कर ली कि ये तेरे से ऐसी पोस्ट लाइक करती है, तुम्हारे तेरे लिए पोस्ट डालती है। तो मैंने ना पब्लिकली ग्रुप में ही उस लड़की को बहुत गंदा सुनाया। और वो किसी भी लड़की के लिए गंदी बातें नहीं सुन सकता। तो उसने मुझे बहुत सुनाया। पूरी रात हमारी लड़ाई हुई। न उसने खाना खाया न मैंने खाना खाया। दोनों ने पूरी रात लड़े। मेरा तो ब्रेकडाउन हो गया था, रो रही थी। एंड उसको बहुत गुस्सा आ रहा था तो उसने मुझे जम के सुनाया, मैंने जम के सुनाया, मैं रोई भी। और फिर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर 10 मिनट बाद अनब्लॉक करके बोलता है कि तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, फ्रेंडशिप ख़त्म। मैं ऐसी लड़की के साथ नहीं रह सकता कि दूसरी लड़की पे उंगली उठाए। और तुम कैसी हो, खुद को देखो पहले। मैंने बोला कि सॉरी, दोस्त बन जाओ। तो उसने एक भी नहीं सुनी एंड बोले कि आज के बाद मेरा तेरा रिश्ता ख़त्म। तो वो टाइम पीरियड मेरा अवेकनिंग का था। फाइनली मेरी अवेकनिंग आई क्योंकि उसके बाद मैंने यूनिवर्स को कोसना शुरू कर दिया। मैंने सूर्य नारायण को कोसना शुरू कर दिया कि तेरे को तो बिहार में, मतलब बिहार में छठ पूजा का बहुत बहुत महत्व है। तो मैंने कहा कि मैं तेरे को इतना मानती हूँ और काहे का भगवान, काहे का सबसे बड़ा भगवान बिहार में सबसे बड़ा पूजा, जब तू मुझे एक चीज़ नहीं दे सकता। मतलब सब तेरे से ऐसे ही करते हैं। तो मैं रोई। एंड उस टाइम दुर्गा पूजा आने वाला था। दुर्गा पूजा तक मैं कंबल तान के खूब रोई कंबल के नीचे, ताकि कोई आवाज़ ना सुने एंड किसी को पता ना चले कि मैं रो रही हूँ। और दुर्गा पूजा का बहुत महत्व है, मैं मानती थी। मैंने ना सप्तशी का कुंजी का पाठ है, होता है, जिसमें मैंने संकल्प लिया था कि मैं कुंजी पाठ करूँगी 108 बार, मुझे डीएम चाहिए। मैंने वो रोते रोते किया 9 दिन फास्ट करके अक्टूबर में। तो डीएम तो नहीं आया पर मेरी अवेकनिंग आ गई, क्योंकि दुर्गा पूजा में ही 777 टैरोट नाम से एक चैनल है। उस चैनल पे मैंने एक पिका कार्ड रीडिंग देखा जिसमें बार बार ट्विन फ्लेम ट्विन फ्लेम ट्विन फ्लेम का निकल रहा था और बोल रहा था कि अच्छे से इनर वर्क करो, अच्छे से मैनिफेस्ट करो, अच्छे से सब कुछ करो, आपका पार्टनर मिल जाएगा। तो मैंने ट्विन फ्लेम को तो साइड कर दिया था बिकॉज मुझे नहीं पता कुछ भी उसके बारे में उस टाइम। लेकिन मैंने इनर वर्क को सीरियसली लिया क्योंकि मुझे उस सिचुएशन से भी बाहर निकलना था एंड मुझे डीएम भी चाहिए था। तो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ट्राई किया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई किया तो दिसंबर में फिर से बात होने लगी एंड जनवरी में उसने फिर से कहा कि तुम सिर्फ मेरा टाइम बर्बाद करती हो, तुम फालतू हो। 2021 के बर्थडे में, ये मेरे बर्थडे पर ये सब कहा। मैं फ़ोटो शेयर कर दूँगी कि मैंने एक साल में कितना ट्रांसफॉर्म हुई, अपने आप को कितना बदला। तो उसने कहा कि मैं तेरे से बात नहीं करूँगा, तेरे जैसा घर पे नहीं बैठा रहता हूँ। ये जो था ना, मैं तेरे जैसा घर पे नहीं बैठा रहता हूँ। तो ये मेरा मेन ब्लॉकेज था क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ बनना चाहती थी। तो उसमें सब फाइनली ख़त्म हो गया। मैंने वैशाली से पहले बहुत सारे चैनल पे जाके देखा, पूछा कि ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं एंड इनर वर्क सिस्टमेटिक कैसे करते हैं। तो मुझे कहीं से भी पता नहीं चला। एक मैडम हैं
जिन्होंने तो सिर्फ रिसिप्ट भेज दिया, एंड उनके चैनल पे इनर सिस्टमेटिक इनर वर्क का कुछ भी नहीं है। आई नो सब नाम समझ गए होंगे, मैं नाम नहीं लूँगी, समझदार को इशारा काफ़ी। तो मैंने कहा कि यार इतने कम मिनट के लिए इतना पैसा गलत है, मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ और मैं मम्मी से कैसे मांगूंगी। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे यूनियन नहीं होगा, लेकिन मैं पैसे नहीं दूंगी किसी भी सेशन के लिए। तो मुझे ड्रीम आया, 2 कबूतर का सेट जुड़ा हुआ था एंड सब बोल रहे थे, मतलब बहुत सारे कबूतर थे एंड बोल रहे थे यूनियन होगा, यूनियन होगा। देन जब वैशाली ने अप्रैल में पहली बार चैनलिंग की थी, शायद वो उसकी पहली चैनलिंग थी कबूतर वाली, रीयूनियन वाली। तो वैशाली के चैनल पे मैं पहली बार गई एंड मैंने प्लेलिस्ट में 8 इनर वर्क देखा। मैंने सोचा कि चलो कुछ नहीं तो ये सही, क्योंकि मुझे करना था, इस सिचुएशन से निकलना था। क्योंकि मैं देखिए मैं तो कुछ कर नहीं रही थी वैसे भी, और कुछ नहीं से ज़्यादा मैं करूँगी। अगर नहीं करने से भी कुछ नहीं होता, करने से भी कुछ नहीं होगा तो देखा जाएगा। तो मैंने वैशाली का 8 इनर वर्क जून 15 जून 2021 से शुरू किया। एंड उससे पहले मैं जब चक्रा करती थी तो चक्रा क्लींज होने लगे, लेकिन मैं कोई और इनर वर्क नहीं करती थी, सिर्फ चक्रा। 19 अप्रैल को क्या हुआ था, फुल मून था या फिर न्यू मून पता नहीं, लेकिन मेरी बॉडी हीट हो गई, मेरा पूरा बॉडी पेन करने लगा। मम्मी बोली कि तेरे पे कोई जादू टोना कर दिया है। पता नहीं चला मुझे, क्योंकि मैंने ट्विन फ्लेम को हमेशा साइड ही किया था। लिटरली मैं बोलूँ तो सितंबर 2021 तक मैंने ट्विन फ्लेम को साइड किया हुआ था। मेरे दिमाग में बस ये था कि मुझे सिचुएशन ठीक करना है और डीएम से शादी करनी है, बस इसीलिए मैं इनर वर्क कर रही थी। एंड मैंने वैशाली की किसी वीडियो पे कमेंट भी देखा, एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि क्या ये सोलमेट के लिए है इनर वर्क, तो वैशाली ने कहा था कि हाँ सोलमेट भी अट्रैक्ट हो जाएगा, इसीलिए मैंने इनर वर्क चालू रखा। लेकिन जो बोलते हैं ना ट्विन फ्लेम, मैंने नहीं विश्वास किया था। सितंबर 2021 तक मैंने ट्विन फ्लेम को सीरियसली लिया ही नहीं। एक वीडियो में शायद वैशाली ने बोला था कि आपकी नेगेटिविटी सरफेस होगी जब डीएम से आपकी बात होगी एंड बॉडी हीट हो जाएगा। तो एक बार डीएम से बात करते टाइम, जब थोड़े से इनर वर्क करने के बाद जब डीएम से मेरी बात होनी शुरू हो गई, तो फिर मेरी बॉडी पूरी हीट हो गई। देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि यस, मेरी बॉडी हीट हो गई इससे बात करने के बाद, मुझे कुछ स्पिन करता है इससे बात करने के बाद। देन मैं ट्विन फ्लेम हूँ, रियल में हूँ। फिर मैंने उसके बाद कभी भी डाउट नहीं किया इस जर्नी पे। लेकिन मैं पहले ये नहीं मानती थी कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, बट मुझे डीएम से शादी करनी थी, ये मेरा स्ट्रॉन्ग था। मेरी डीएम की कार्मिक रिलेशनशिप भी थी। कार्मिक रिलेशनशिप से झगड़ा तो उसी टाइम से शुरू हो गया था जब से मैंने चक्राज करना शुरू कर दिए थे, बट पूरी तरह निकलते निकलते नवंबर 2021 तक आ गया। मैंने वैशाली को स्क्रीनशॉट भेजा भी था कि देखो वैशाली, डीएम ने ये सब लगाया है स्टेटस पे, और उसी से पहले चैनलिंग भी की थी वैशाली ने, तो वो निकल गया। एंड पहली बार मैंने दिवाली के टाइम, लास्ट दिवाली के टाइम डीएम की एनर्जी पिक की। मैंने सोचा कि मैं उदास क्यों हूँ अचानक, तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं। डीएम तो अगर कुछ नहीं बोलेगा तो कोई बात नहीं, अगर कुछ बोल देगा तो और अच्छा। मैंने पूछा कि तुम उदास क्यों हो, तो उसने कहा कि मैं आज थोड़े ना उदास हूँ, कल था उदास। तो मैंने उसके बाद मैसेज देखा और छोड़ दिया, क्योंकि मुझे आंसर मिल चुका था कि ये डीएम की ही एनर्जी थी। तो डीएम ने फर्स्ट टाइम
ये इस कनेक्शन को समझा मेरे बर्थडे के बाद, बर्थडे के दिन जब डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। मैंने वैशाली से पूछा भी, क्योंकि उसने इंस्टाग्राम पे जब बबल पेज था, एक फ्रेंड थे, तब भी मेरा पोस्ट लाइक नहीं किया था। मैंने वैशाली को बोला तो वैशाली बोली कि ये इन डिवाइन इंटरवेंशन है, क्योंकि उससे पहले मेरा और डीएम का बहुत झगड़ा हो गया था। उसने कहा कि तुम्हारे भगवान भगवान करने से मैं नहीं मिल जाऊंगा, तुम्हारी औकात से बाहर हूँ, वगैरह वगैरह। मुझे ये वर्ड बुरा लगा कि तुम्हारी औकात से बाहर हूँ, पर फिर भी मैंने खुद को कंट्रोल किया कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। एंड मैंने उसको छोड़ा और अपना बर्थडे खूब अच्छे से मनाया। एंड उधर डीएम का तो डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा था, उसने इस कनेक्शन को फील किया। एक दिन डीएम ने मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे बोला, यिंग एंड यांग का मैं हमेशा डालती हूँ अपने व्हाट्सएप स्टेटस के कैप्शन में। तो उसने पूछा कि ये कौन सा साइन है। मैंने बोला कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, इसीलिए मैं ये डालती हूँ। तो उसने कहा कि तो मैं कौन हूँ, तो मैं क्या हूँ। मैंने कहा कि मुझे क्या पता, वो तो आपको पता होगा कि न्यू मून फुल मून पे आपको कुछ वियर्ड टाइप फील होता होगा। तो उसने कहा कि मुझे नहीं कुछ फील होता। तो मैंने बोला कि ठीक है, तो आप नहीं होगी ट्विन फ्लेम। तो वो देख के छोड़ दिया। एंड उसके बाद हमारी बात तो शुरू हो गई अच्छे से। उसके बाद हमारी कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी नहीं। एंड अप्रैल न्यू मून को उसने मुझे रात में कॉल किया कि बात करना है। मैंने कहा कि हमारा आपसे कोई क्या रिश्ता है जो इस रात में बात करोगे। लेकिन मैंने सोचा कि इसे दिन में फुर्सत नहीं मिलती, एंड एक बार बात करके देखना चाहिए कि क्या बोलता है, क्या बोल रहा है, क्या फील कर रहा है, कहाँ तक आया ये, इसकी चेंज कहाँ तक आया इसमें। तो मैंने ना बात की, नॉर्मल और अपने दायरे में रह के बात की। वो इंटीमेट भी हुआ था उससे पहले, लेकिन मैंने उसे रोक दिया कि नहीं, हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, तो हम नहीं हो सकते। वीडियो कॉल को बोला तो मैंने मना कर दिया रात में, नहीं ये सब गलत है। तो हमारी बात तो अच्छे से हो गई, एंड सब कुछ अच्छा था। फिर उसके बाद वो रोज़ एक दो दिन गैप करके कॉल करने लगा। तो न्यू मून के दिन उसने ही रात में कॉल किया, इधर उधर का कुछ बात किया। फिर उसके बाद मुझे गाइडेंस आ रही थी कि कॉल करके पूछना चाहिए एक बार कि वो मेरे से कभी प्यार नहीं किया। मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी कि क्या करूँ, मैं करूँ, पूछूँ या ना पूछूँ। लेकिन मैंने सोचा कि चलो इतना, ये इंट्यूशन मुझे 2 महीने से आ रही थी, लेकिन मैं खुद को रोक रही थी। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अब चलो पूछ लेते हैं। तो मैंने पूछा तो उसने कहा कि हाँ, मैं करता था तेरे से प्यार। मैंने नहीं बोला क्योंकि मैं नहीं चाहता था कोई मेरे कारण दुखी रहे। तो मैंने बोला कि ठीक है, अभी करते हो। तो उसने इधर उधर का बात बनाना शुरू कर दिया था, मैंने फ़ोन कट कर दिया कि कोई बात नहीं। तो उसके बाद वो रोया उस रात, और कॉल करके बोलता है कि तू मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जा, गर्लफ्रेंड बन जा, मैं तेरे से प्यार करता हूँ। तो 4 साल में पहली बार उसने ये वर्ड कहा कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ। इससे पहले 4 साल में उसने एज अ फ्रेंड ही मुझे रखा। मैं बहुत खुश हो गई। अब मुझे कमिटमेंट का वेट था। तो फुल मून के दिन मुझे कमिटमेंट भी मिल गया मैरिज का। बट अभी भी उसके चक्राज एक्टिवेट नहीं है, उसके चक्राज की क्लिंजिंग हो रही है। तो जब उसने मुझसे बात की थी फुल मून के दिन, तो
हमारा एनर्जी एक्सचेंज हो गया, उसके सैक्रल चक्रास हिट हो गए एंड उसके रूट चक्रास भी क्लेंज हो रहे हैं। तो उसने कहा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। तो लास्ट चैनलिंग, इससे पहले वाली जो चैनलिंग थी जिसमें वैशाली ने कहा कि डीएम को स्पेस दो, तो मुझे लगा कि मेरा तो कमिटमेंट हो गया, तो ये चैनलिंग मेरे लिए नहीं है। तो मैंने वैशाली से बोला कि ये क्या है, कमिटमेंट के बाद भी डीएम टाइम मांग रहा है। तो वैशाली ने कहा कि उसकी नेगेटिविटी सरफेस हुई, तो तुम उसे टाइम दो। तो ठीक है, अभी मैंने उसे टाइम दिया हुआ है, और जब मैरिज होनी होगी तो हो जाएगी, क्योंकि होगी तो मेरी डीएम से ही मैरिज, आई नो, बिकॉज है कुछ बातें जिसके लिए मैं कंफर्म हूँ। भले ही कितनी भी सिचुएशन ख़राब हो, बुरी हो, अच्छी हो, डीएम से ही मेरी शादी होगी। एंड मैंने खुद को हील किया बहुत ज़्यादा मन्नतों से। एंड मैं सोशल वर्क भी करती हूँ। मेरा टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश सिनोनिम्स हाउस, जिस पे मैं जितना भी स्टूडेंट है, कम है, 2 है, 3 है, जितने भी होते हैं, मैं उसके लिए इंग्लिश के क्विज बनाती हूँ। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हों, मुझे अप्रिशिएट करें, बस जितने भी हों वो उसे यूज करे बेनिफिट के लिए। लेकिन और जब कोई स्टूडेंट बोलता है ना कि मैम मुझे आपके कुछ से बहुत बेनिफिट होता है, तो मैं सोचती हूँ कि यार चलो मेरी मेहनत सफल हो गई, किसी को तो फ़ायदा मिल रहा है मेरे क्विज से, तो मैं वो भी करती हूँ। एंड मैं बाकी सब नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे तरफ गाय को रोटी अगर दूँ भी तो कोई लेता नहीं, और मैं बाहर रख दूँ तो वो सूख जाती है, कोई खाता नहीं। तो वो सब मैं नहीं करती, नहीं कर ही नहीं पाती। तो ये थी मेरी स्टोरी। एंड हाँ, मैं डीएफ को कुछ टिप्स देना चाहूँगी कि डीएफ डरती है, ये समझती है अगर मैं डीएम को कॉल कर दूँगी तो एनर्जी चली जाएगी। तो एनर्जी नहीं जाती है। अगर आपको इंट्यूशन आ रहा है कि डीएम को कॉल करना है तो आप करो। बात मतलब ये सोच के मत करना कि अगर मैं कॉल कर दूँगी तो हमारा रिश्ता सही हो जाएगा। बस अब करो, अपनी समझदारी से करो, जैसा इंट्यूशन आ रहा है करो आप कॉल, ये कोई बुरी बात नहीं है। और एक बात कि घर पे कैसे डील करें, क्योंकि मेरी भी एज 28 इयर्स है, मुझे भी शादी के लिए फ़ोर्स किया गया था, बट मैंने डायरेक्ट मम्मी को बोल दिया कि नहीं करनी है मुझे अभी शादी, और ज़बरदस्ती तो मैं करूँगी नहीं, क्योंकि ये सब गलत है मेरे लिए, और शादी सब कुछ नहीं होता। मेरे कुछ एम हैं, उसे मैं पूरा करके ही शादी करूँगी, तो मुझे अभी मत पूछना। मुझे इतनी हिम्मत बस इसलिए आई क्योंकि मैंने बोलने से पहले मैंने यूनिवर्स को बोल दिया था कि मैं बोलने जा रही हूँ, तुम संभाल लो। मैं एक बात बोलना चाहूँगी सब डीएफ से, क्योंकि मैं देखती हूँ कि सब परेशान रहता है कि यार बोलने से और नहीं बोलने से दोनों में सिचुएशन, अगर आपको ये लगता है कि मेरे बोलने से भी कुछ नहीं होगा, तो ये भी बताइए आप कि आपके चुप रहने से भी क्या हो रहा है। क्या हो रहा है आपके चुप रहने से? कुछ नहीं। बोलने से भी अगर आपको ये लगता है कि कुछ नहीं होगा, तो आप एक बार बोल के देखो, डिवाइन की हेल्प लो बोलने से पहले, सिचुएशन संभल जाएगी। एंड मैं लास्ट में कुछ डीएफ से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मैं अभी किसी से बात करने की सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं किसी को अपना नंबर दूँ या फिर मैसेज से बात करूँ, क्योंकि कुछ डीएफ्स मुझसे बात करना चाहती है, उन्हें लग रहा होगा कि घमंडी है वगैरह वगैरह। तो मैं बता दूँ
कि मेरे घर की सिचुएशन अभी कुछ अच्छी नहीं है और मेरी एग्ज़ाम्स भी हैं और मैं उतनी हील भी नहीं हूँ और ना एक्सपीरियंस हूँ, तो मैं अभी किसी से भी बात नहीं कर सकती, ना ही किसी को हेल्प कर पाऊँगी। आई एम सॉरी, बट अगर मुझे कभी फ्यूचर में डिवाइन ने बोला कि सबको हेल्प करना है तो मैं करूँगी, बट अभी सॉरी, मैं किसी की भी हेल्प नहीं कर पाऊँगी। तो यही थी मेरी स्टोरी। आई होप कि कुछ सीखने को मिला हो, कुछ एक्सपीरियंस मेरे यूजफुल हो एंड जो भी मैंने बोला। एंड मैं एक अपनी जर्नल डायरी की फ़ोटो भी शेयर कर दूँगी कि मैं रोज़ रात को सोने से पहले क्या लिखती थी। मैं सोने से पहले जो लिखती थी एंड सोते टाइम जो वैशाली ने यिंग एंड यांग का मेडिटेशन सेंड किया था, मैं हर रात वो लगा के सो जाती थी। इससे मुझे नींद बहुत अच्छी आती थी एंड शायद उसने भी मुझे हील करने में बहुत हेल्प की। तो मैं वो फ़ोटो शेयर कर दूँगी जो मैं अपनी डायरी में लिखती थी कि मैं क्या लिखती थी और कैसे लिखती थी और उसने मुझे किस तरह हील किया। आप वो लाइन्स पढ़ोगे तो समझ जाओगे, तो मैं वो भी शेयर कर दूँगी।